साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच मैं उपस्थित हुआ हूं यूपी पुलिस के लिए आपके जो जीके जीएस का पोर्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को रंगों के इस पावन त्यौहार की, रंगोत्सव की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, आप लोग सुरक्षित तरीके से होली खेलें, ठीक, और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि ये साल भर का त्यौहार है तो आप लोग मनाएं बड़ी सादगी से, धूमधाम से। ठीक है, जिस तरीके से वो आपका अपना पर्सनल है, आपको जैसा समझ में आए। ठीक है, तो आपके लिए आप सभी को पुनः फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, कब, क्योंकि ये जो है वो आपके लिए ही लाभदायक होता है। साथ ही यदि आप लोग हमारे वीडियो पर नए आते हैं, ठीक है, हमारे वीडियोस पर नए आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें। ठीक, साथ में कमेंट भी करें और हमें अपनी सुझाव दें कि हमको और इसमें क्या आपके लिए बेहतरी करना चाहिए, क्या परिवर्तन करने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन और डी हाइड्रोजन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्रिज भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो फ्रिज में जो गैस द्रव का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, गैस जो लिक्विड है वो करते हैं कौन सा। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हमारा अमोनिया। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो कि एक तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। ठीक है, कैसी है, तीक्ष्ण गंध वाली ये एक रंगहीन गैस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप को, या ठीक है, कौन से ब्लड ग्रुप को हम लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं। किस ब्लड ग्रुप के रक्त को हम लोग सभी मनुष्यों को उसको दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। तो राइट आंसर जो होता है हमारा वो है यहाँ पर ओ। ठीक है, जिनका भी ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को अपना क्या कर सकते हैं, जो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए कौन सा, उनके लिए केवल ओ ब्लड ग्रुप ही लगेगा। ठीक, वो तो किसी को भी दे सकते हैं लेकिन उनके लिए जो ब्लड ग्रुप है वो उनका ओ ही लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन बी, ठीक, बी से होता है हमारा बेरी। ठीक, इसको काफ़ी सरल है ये याद करने की, बी फॉर बेरी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी। ठीक है, सूखा रोग जो है, सूखा रोग होता है दोस्त किसके कारण, ये होता है विटामिन डी के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण। ठीक, रतौंधी जो है ये विटामिन ए के कारण होती है। ठीक है, रतौंधी जो है वो है विटामिन ए के कारण। ठीक, चलिए टीबी एक ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, ये विटामिन से नहीं होती है, एक किसी भी विटामिन की कमी से नहीं, ये एक हमारी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है, कैसी, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जो धर्म हैं, जो ये दो समुदाय हैं वो कह रहे हैं कि किस धर्म के हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध मत, बी जैन मत, सी हिंदुत्व और डी सिख मत। ठीक है, तो ये जो हैं वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी जैन मत के। ठीक है, इसमें श्वेतांबर में क्या है कि श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनमें ये जो जैन मुनि होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक,
और जो दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके अंबर, यानी दिशाएं ही क्या है उनके वस्त्र हैं, वो होते हैं क्या, दिगंबर समुदाय। ठीक, तो दो समुदाय ये जो हैं वो किसके हैं, ये जैन धर्म के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक और डी हर्षवर्धन। तो इनमें से जो भारतीय नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये एक गुप्त वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, गुप्त वंश के ये एक काफ़ी महान शासक हुए हैं समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए फिर है प्रश्न कि पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो दोस्त पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो कब हुआ था, वो 1761 में। ठीक है, 1761 में किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी जो दिया है अपना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है, किसके मध्य हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजयी हुआ था। ठीक है, इसमें विनर कौन था, अहमद शाह अब्दाली, और मराठों की क्या हुई थी, इसमें पराजय हुई थी। ठीक है, मराठों की इसमें पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार ... अनशन किए। कौन सी अनशन किए, ऑप्शन ए कह रहा है सत्याग्रह, बी जेल में जाकर, सी आमरण और डी जल त्याग। तो गांधी जी ने जो अपना कई सारे इन्होंने आंदोलन किए, ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो इनका जो प्रमुख था, ठीक है, कई बार इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन किए। ठीक है, राइट आंसर क्या है, आमरण अनशन किए। चलिए फिर है कि जय जवान और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया था किसने, वो दिया था यहाँ पे आप लोग बताएं किसने दिया था। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, जय जवान जय किसान, और इसमें जय विज्ञान जो जोड़ा था वो किसने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा। और अभी वर्तमान में मोदी जी ने इसमें एक चीज़ और जोड़ी, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान। ठीक है, तो अभी ये जो नारा बन गया वो हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, वर्तमान में क्या स्वरूप है इस नारे का, जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। ठीक है, कुंभ मेला नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, तो उज्जैन में होता है। ठीक है, इलाहाबाद में होता है, वर्तमान में इसको प्रयागराज, ठीक, और हरिद्वार में भी होता है, और एक और होता है नासिक में। ठीक है, कहाँ पर, ये 4 जगह हैं, इन 4 जगह पर होता है हमारा कुंभ मेला, वाराणसी में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो हो गया डी, कहाँ नहीं होता है, वाराणसी में नहीं होता है। और ये जो कुंभ मेला होता है प्रत्येक 12 वर्ष में भरता है। ठीक है, कितने वर्ष में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख जो करता है वो है कौन सा, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15 और डी अनुच्छेद 16। तो रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करता है वो है हमारा आर्टिकल 14। ठीक है, कौन सा है, राइट आंसर बी आर्टिकल 14। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो हमें जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वही हमारी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है। ठीक है, क्योंकि जब हम संसद में चुन के पहुँच जाते हैं तो उन्हीं जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं एक में से किसको, जो हमारा बहुमत पाया हुआ दल होता है वो उन्हीं चुने हुए सांसदों में से प्रधानमंत्री को चुनते हैं, यानी अपने नेता को चुनते हैं। तो इसके लिए जो आयु है वो है कितनी, 25 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के लिए ठीक
या सांसद बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्त वो कितनी है, वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है दोस्त वो करते हैं कौन, राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है, और आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो वो है अपना आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर है पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। पंचायत चुनाव जो है वो किस स्तर पर कराया जाता है। ऑप्शन ए कह रहे ग्राम स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी नगर स्तर पर और डी उपरोक्त। ठीक है, तो चूँकि इसको ये उन्होंने गलत दे दिया है, जो पंचायत चुनाव है वो ग्राम स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है और एक और होता है ब्लॉक स्तर। ठीक है, किस पर होता है, एक ब्लॉक स्तर। ठीक, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ठीक है, जो कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ठीक है, ये तीन प्रकार के इसमें स्तर हैं। ठीक है, और ये तीनों प्रकार और तीनों स्तरों पर इसमें चुनाव होता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर प्रधान या सचिव, प्रधान या सरपंच इसको बोलते हैं कहीं कहीं, और जिला स्तर पर जो होते हैं वो जिला पंचायत, ठीक है, सदस्यों का होता है, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तर पर होते हैं बीडीसी मेंबर होते हैं। ठीक है, कौन होता है, बीडीसी मेंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूची, कौन सी अनुसूची, अनुसूची 7वें के तहत, ठीक है, शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है, जिसमें कुछ शक्तियां केंद्र को मिली हुई हैं। ठीक है, तो ऐसी शक्तियां जो केंद्र सरकार को मिली हुई हैं, ठीक है, वो आती हैं संघ सूची के अंतर्गत, और कुछ ऐसी हैं जो राज्य को मिली हुई हैं, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस पर कानून बनाते हैं। ठीक है, और वो जो चीज़ें जो दोनों के नियंत्रण में होती हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक और प्रावधान है कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं, ठीक है, उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि इसमें टकराव की स्थिति होती है तो उसमें से जो मान्य होगा वो किसका होगा, वो टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसमें वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मूल नियंत्रण। ठीक है, मूल नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची के अधीन आएगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। ठीक है, अच्छा, जब किसी राज्य में, ठीक है, भारतीय जो संविधान है उसके भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में टोटल भाग जो संविधान में वो कितने हैं, 22, तो भाग 18 में आर्टिकल है 356। ठीक, आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य की जब कानून व्यवस्था, ठीक है, चरमराती है, ठीक है, किसी राज्य की कानून व्यवस्था या वहाँ का जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल होता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद जो उस राज्य का शासन होता है वो किसके अधीन हो जाता है, वो केंद्र के अधीन हो जाता है, केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। तो इस समय जब उस राज्य का बजट पारित होगा तो वो बजट पारित कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है,
और जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम 6 माह तक लगा रहेगा। ठीक, इसके बाद वहाँ पर पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। नेक्स्ट, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है, मजबूरी? नहीं भाई, जिम्मेदारी है। क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। ठीक है, दो समुदाय या मतलब यूँ कहिए कि ये हमारे देश में जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनके बीच में मनमुटाव, ठीक है, मनमुटाव और जो शत्रुता है, कह रहे हैं उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता। ठीक है, आर्थिक असमानता एवं ऐतिहासिक कारण, आर्थिक असमानता एवं अज्ञान, और डी कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण और दुष्प्रचार। तो यहाँ पर जो सुइटेबल ऑप्शन है वो है हमारा डी। ठीक है, किन्हीं दो धर्मों के बीच जो मनमुटाव है, एक तो आर्थिक, इसमें आर्थिक असमानता हो गई। ठीक है, और दूसरा ऐतिहासिक कारण भी है इसके, और तीसरा जो है वो है हमारा दुष्प्रचार। ठीक है, आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें कई चीज़ें एडिटेड होती हैं और एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए इसमें कई प्रकार के दुष्प्रचार भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों कारण हैं वो आपसी मनमुटाव के कारण और शत्रुता के कारण हैं। फिर कि रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है एन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसए डॉलर, और डी दिया है ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो इस दिए गए ऑप्शंस में से जो रुपए की, हमारा जो रुपए का मूल्य है वो ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, हमारा जो 105 रुपये, लगभग 105 रुपये 84 पैसा है वो 1 ब्रिटिश पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 ब्रिटिश पाउंड में हमारे लगभग 106 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, यदि हमें कोई चीज़ 1 पाउंड की मिल रही है, ठीक है, 1 ब्रिटिश पाउंड की मिल रही है, तो उसके लिए करीब करीब हमें 106 रुपये देने पड़ जाएंगे। ठीक, और साथ ही डॉलर के मुकाबले जो है रुपया, तो 1 डॉलर के बराबर है लगभग अभी 83। ठीक है, 83 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं हमें, तो लगभग 83 और इससे थोड़ा ऊपर ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट पर होंगे किसके? ये होंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर है कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, कथकली, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, एक तो ये कथकली हो गया, एक है इसमें कथक। ठीक, कथक, एक है कथक और एक है कथक, ये ठीक है अलग अलग डांस फॉर्म है। तो जो कथकली है यहाँ पर वो तो है किसका? यहाँ पर तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, जो कथक है वो है हमारा, एक कथकली है वो कहाँ का है? केरल का। ठीक, लेकिन कथक है जो, कथक और एक और है कुचिपुड़ी। ठीक है, कथक और कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? कर्नाटका। ठीक, कहाँ का? कर्नाटक। और ये कथक है जो, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक जो है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। पंजाब का है भांगड़ा, भांगड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो रबर का जो सबसे उत्पादन होता है, सबसे अधिक रबर का, वो होता है कहाँ पर? केरला में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, केरल में। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 8 वर्ष। ठीक, तो चूंकि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करने का प्रावधान है, ठीक है, 10 वर्ष के अंतराल पर, और जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में शुरू। ठीक है, 1872 में शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से हुई थी,
ठीक, व्यवस्थित तरीके से हुई थी वो हुई थी 1881 से। ठीक, व्यवस्थित तरीके से कब हुई थी? ये हुई थी 1881 से। और जो अभी लास्ट जनगणना है वो है 2011 की। ठीक है, अभी करीब करीब 13 साल हो गए जब से जनगणना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़े जो हैं उससे हमें पता चलता है कि हम लोग हैं जो भारत है हमारा जनगणना के मामले में नंबर 1 हो गया है। ठीक है, हम लोग पहले नंबर पे आ गए हैं, चीन को इसमें हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो अब देश है वो क्या है? वो भारत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, ग्रह नहीं है, शनि ग्रह है, सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य ये एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? तारा है, स्टार है। बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है बी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को कंठस्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो लगभग 21%। ठीक है, 21%। ठीक, जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो 20.95%। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, संसार में काय का उत्पादक है सबसे बड़ा? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अभ्रक, बी कोयले का, सी टिन का और डी है सीसा का। ठीक, तो भारत जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है वो है किसका? अभ्रक का। किस चीज़ का है? अभ्रक का। ठीक है, भारत में विश्व का लगभग 80%। ठीक है, भारत में विश्व का लगभग 80% अभ्रक के भंडार हैं। ठीक है, अभ्रक के भंडार हैं। ठीक, तो भारत जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है अभ्रक का। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? ठीक है, यूपी में इनमें से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए घाघरा, बी ताप्ती, सी मांडवी और डी रावी नदी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी जो है वो कहाँ से? ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में ये क्या है? उत्तर प्रदेश से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की यदि पूछा जाए आपसे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी? घाघरा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ठीक है, तो पहली जो राजभाषा है हमारी वो है हिंदी, लेकिन दूसरी जो राजभाषा है वो कौन सी है? यूपी की। ऑप्शन ए कह रहे हैं अंग्रेजी, बी भोजपुरी, सी उर्दू और डी हिंदी। ठीक, तो जो यूपी की दूसरी राजभाषा है वो है हमारी कौन सी? उर्दू। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको कब से दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो है ईयर है 1989 से। ठीक है, उर्दू को 1989 से भारत की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल और डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग एक फैक्ट याद कर लें कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो एक देश से लगती है। ठीक है, एक देश से लगती है, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है, किससे लगती है? नेपाल से। ठीक है, एक देश से एक देश को छूती है। ठीक है, इसके अलावा 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, 8 राज्यों को छूती है। ठीक, 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो है, पहला है हमारा बिहार, झारखंड, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, इन 8 राज्यों को छूती है और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट, हत्या के एक मामले की सुनवाई या ट्रायल कहाँ होता है? तो हत्या का जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो किसी भी हत्या के मामले की सुनवाई जो होती है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में होती है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पर जब
केस सॉल्व हो जाता है, फिर उसके बाद आपको यदि आपकी जो पिटीशन दायर करनी है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसके बाद जो अंतिम स्तर होता है वो होता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट है कि वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है। ऑप्शन ए 12 घंटा, बी 24 घंटा, सी 48 घंटा और डी 72 घंटा। तो कोई पुलिस अधिकारी जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपने पास, ठीक है, बिना वारंट के वो उसको 24 घंटे अपनी हिरासत में रख सकता है, ठीक है। और 24 घंटे के भीतर उसको किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है। इन 24 घंटों में आने जाने का समय, ठीक, आने जाने का समय और छुट्टी का समय इंक्लूड नहीं है, ठीक है, आने जाने और छुट्टी का समय इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर है कि अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती। चलिए ये चूँकि पुराना सेट मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो है, तो इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 34वां देखते हैं, भारतीय संघ की राजकीय भाषा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? वो हिंदी है। और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि साहित्य लेखन में, बी कला व संस्कृति में, सी खेल प्रशिक्षण में और डी समाज सेवा में। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है, किसको? कोच को दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। ये द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। तो इसमें जो हमारे खेल के गुरु हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। खेलों के जो गुरु होते हैं यानी प्रशिक्षक होते हैं, बोले तो ट्रेनर, ठीक, ये उनको दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1985 से, ठीक है, 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर है कि ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि डॉलर, बी पौंड, सी दिनार और डी फ्रैंक। तो डॉलर जो है, डॉलर बोलते हैं हम लोग अमेरिकी मुद्रा को, ठीक है, ये अमेरिका की मुद्रा है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो गया। पौंड है जो किसकी है? ये ब्रिटिश मुद्रा है। दिनार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दिनार बोलते हैं एक जॉर्डन देश है, ठीक है, उसके लिए। और फ्रैंक जो है वो है फ्रांस का, ठीक है, फ्रैंक जो है वो कहाँ का है? ये फ्रांस का है, ठीक। चलिए फिर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ठीक है, एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए कह रहे जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम और डी इंदिरा गांधी, ठीक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में है, ठीक, अंग्रेजी भाषा में। साथ ही इसको उन्होंने जो अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर जेल में जब बंद थे नेहरू जी, उस समय उन्होंने ये जो पुस्तक है वो जेल से लिखी है, ठीक है। और ये इन्होंने जो लेटर लिखे हैं अपनी, ठीक है, इनकी डॉटर जो थी कौन? इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये इंदिरा गांधी जी के लिए लेटर लिखे हैं। उन्हीं लेटरों के, उन्हीं पत्रों के संकलन से ये पुस्तक बनी हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बार फिर से आप सभी को इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। सुरक्षित रहिए, सुरक्षित तरीके से खेलिए और साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।